नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजना अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जयपुर, वेलकम्स यू ऑन बिहाफ ऑफ eअध्यापक.com। आज का हमारा लेक्चर जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के नवम प्रश्न पत्र लिंग विद्यालय तथा समाज की सेकंड यूनिट से संबंधित है। आज के हमारे इस लेक्चर का प्रकरण है लिंगीय पहचान तथा भेदभाव एवं रूढ़िबद्धताएं। उसमें मुख्य बिंदु जो लिया गया है वह है लिंगीय पहचान एवं समाजीकरण प्रथाएं। मनुष्य ने जिस प्रकार अपनी सुरक्षा के लिए सामाजिक संविदा की, उसी प्रकार अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का विभाजन भी परस्पर सहमति से कर लिया। तब न कोई प्रधान था न कोई अप्रधान, और जैसा प्रकृति ने बनाया दोनों ही परस्पर एक दूसरे के पूरक थे। पुरुष ने धीरे धीरे अर्थोपार्जन का कार्य करने के कारण अपनी अघोषित श्रेष्ठता की स्थापना कर दी और स्त्री ने उसे चुपचाप स्वीकार भी कर लिया। स्त्री की मौन सहमति ने पुरुष को उनकी प्रधानता के भ्रम को दिनों दिन स्त्रियों पर भांति भांति की रोकथाम के लिए सक्षम बना दिया, और यह कार्य इतने लंबे समय से निरंतर किया जाता रहा है कि स्त्रियां आज स्वयं भी इस मनोविज्ञान से ग्रस्त हो गई हैं कि पुरुष उनसे श्रेष्ठ है और उन्हें पुरुष की सत्ता को स्वीकार करना ही होगा। वे पुरुषों की अपेक्षा हर क्षेत्र में अपने आप को कमतर समझने लगी। इसी कारण से आज जब कोई स्त्री घर से बाहर निकलती है तो वह स्वयं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। साथ ही साथ हमारा समाज भी यह मानता है कि अकेली स्त्री घर से बाहर असुरक्षित है, भले ही उसके साथ 5 या 10 वर्ष का बालक ही क्यों न हो। समाज भी और स्वयं स्त्री भी अपने आप को सुरक्षित समझने लगती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उस बालक की श्रेष्ठता को एक पुरुष के रूप में हमारे समाज ने हमें प्रदान किया है। हमें यह बताया है हमारे समाज ने कि वह बालक पुरुष शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह प्रतिनिधित्व करता है हमारे द्वारा स्थापित की गई अघोषित पुरुष की शक्ति का, कि अगर वह एक बालक भी उसके साथ है तो कोई भी उस स्त्री का बाल बांका नहीं कर सकता। और यह जो लिंगीय भेदभाव है, इसका साथ ही साथ रूढ़िबद्धता का एक व्यक्ति की लिंगीय पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का निरूपण आज हम इस अध्याय में देखेंगे। बालक हो या बालिका, उसका अपना पृथक अस्तित्व होता है और इस धरा पर वह भी समान रूप से स्थान घेरते हैं तथा महत्व रखते हैं। बालिकाओं को उनकी पृथक पहचान बनाने के लिए हमारी सामाजिक व्यवस्था पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं करती है, जिस कारण वह बंद पिंजरे के पक्षी के जैसे छटपटाती रहती है और अंततः उनमें से बहुतों की उम्मीदें और आकांक्षाएं दम तोड़ देती हैं। लिंगीय पहचान बनाने में बालिकाओं के समक्ष लिंगीय भेदभाव और ये रूढ़िबद्धताएं आती हैं। ये जो लिंगीय भेदभाव है, यह बालिकाओं को अपने घर में भी, अपने घर से बाहर भी, इवन समाज में कहीं भी चली जाएं, सब जगह देखने को मिलता है। हालांकि समय परिवर्तित होता रहा है, पहले से हमारे समाज में कुछ परिवर्तन भी आए हैं, परंतु अभी भी हम यह नहीं कह सकते कि लिंगीय भेदभाव जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी संपूर्ण जागरूकता का अभाव है। बालिकाओं को अभी भी बालकों से कमतर ही आंका जाता है। बालिकाओं के साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों होता है और कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से होता है, आइए इसको हम आगे समझते हैं। ये जो लिंगीय भेदभाव है, ये बालिका जन्म के पश्चात की ही बात नहीं है। यह लिंगीय भेदभाव बालिकाओं के साथ
जन्म पूर्व से ही होने लग जाता है। जिस समय हमारे परिवार में कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है, उसी समय से समाज, हमारे परिवार की और यह चिंता लग जाती है कि आने वाला बालक पुत्र होगा या पुत्री होगा। वहाँ पर यह महत्व नहीं रखता है कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, नई खुशी आने वाली है, बल्कि महत्व की बात यह होती है, महत्व का बिंदु यह होता है कि आने वाला नया मेहमान बालक होगा या बालिका। इसके लिए लिंग की जांच करवाई जाती है, महिला पर लड़का उत्पन्न करने का दबाव बनाया जाता है और यह जो लिंग की जांच करवाने का कार्य है, यह कई बार भ्रूण हत्या का भी रूप ले लेता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि यदि लिंग की जांच के दौरान यह पता चलता है कि जन्म लेने वाला बच्चा जो है वह पुत्री होगा, तो उसकी उसी समय गर्भ में ही हत्या करवा दी जाती है, भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। अगर हम जन्म के पश्चात की बात करें तो जन्म के पश्चात भी बालिकाओं के साथ भेदभाव खत्म नहीं होता है। घर हो या बाहर, दोनों ही जगह उन्हें अनेक प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। शुरुआत इसकी जन्म के साथ ही हो जाती है। कन्या जन्म पर किसी प्रकार के उत्सव का आयोजन न होना लिंगीय भेदभाव का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। कन्या के जन्म के बाद उनके पालन पोषण पर तथा माता के खान पान पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य की समुचित देखरेख नहीं हो पाती है। कन्या शिशु हत्या के बहुत से मामले भी हमें देखने को मिलते हैं। बालिकाओं की शिक्षा में भेदभाव किया जाता है। बालिकाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि क्रियाओं में अत्यधिक महत्व नहीं दिया जाता है। बालिकाओं को आर्थिक अधिकार नहीं मिल पाते हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रभावी होना भी इसका एक कारण है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि की शिकार उनको होना पड़ता है। यदि हम घर से बाहर की बात करें तो अभद्र व्यवहार उनके साथ किया जाता है। शील भंग, असुरक्षित वातावरण, छींटाकशी, कार्यस्थल पर शारीरिक शोषण होना, समान कार्य के लिए समान वेतन न मिलना, मातृत्व के समय उचित अवकाश और सम्मान न मिल पाना, कार्यस्थल पर आज महिलाओं को आकर्षक उत्पाद की भांति प्रस्तुत करना इत्यादि। ये कुछ बिंदु थे जो हमें ये बता रहे थे कि किस प्रकार एक बालिका को अपने घर परिवार में, अपने समाज में लिंगीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। किस तरह से उसे कदम कदम पर अपनी आकांक्षाओं को, इच्छाओं को मारना होता है और किस तरह से उसे अपमानित होना पड़ता है। ये कुछ बिंदु जो थे वो हमें इंगित कर रहे थे। आइए अब देखते हैं कि इस लिंगीय भेदभाव के कारण क्या है, क्या कारण है जिनके कारण इस तरह का भेदभाव हमारे समाज में व्याप्त है। इसके जो कारण हैं वो इस प्रकार हैं। सामाजिक कारण, अशिक्षा, सरकारी उदासीनता, सामाजिक कुप्रथाएं, मान्यताएं एवं परंपराएं, संकीर्ण विचारधारा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, जागरूकता का अभाव, रूढ़िवादिता। इन सभी कारणों का यदि हम विश्लेषण करें तो एक जो मुख्य बात निकल कर आती है वो यह है कि एक तो अशिक्षा और दूसरी हमारी संकीर्ण सोच। अगर इन दोनों को खत्म कर दिया जाए तो शायद यह लिंगीय भेदभाव हमारे समाज से खत्म हो सकता है। क्योंकि जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, जब तक हमारे समाज में शिक्षा की जागरूकता नहीं फैलेगी, तब तक हमारी सोच जो है वो संकीर्ण ही रहेगी। हमारी सोच में कहीं भी विस्तृतता नहीं आ पाएगी और जब तक हमारी सोच संकीर्ण रहेगी तब तक इस प्रकार के भेदभाव जो है वो हमारे समाज से खत्म नहीं हो सकते। क्योंकि हम पुरानी मान्यताओं और परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो हमारे दिमाग में एक मानसिकता बनी हुई है कि जो पुरानी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो अगर हम छोड़ देंगे
तो किसी प्रकार का अनिष्ट हो जाएगा। किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका को देखते हुए हम पुरानी जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, जितने भी रीति रिवाज है, उनको ढोते चले जा रहे हैं। उनको जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक हम लिंगीय भेदभाव से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और दूसरी बात है कि शिक्षा, अगर महिला शिक्षित नहीं होगी तो वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी। वह अपने कर्तव्यों को जानती है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि जितना कार्य वह कर रही है, जितना कर्तव्य वह कर रही है, उसके अनुसार उसको समाज में कितना मान सम्मान, क्या स्थान उसे मिलना चाहिए, किस तरह से उसे महत्व मिलना चाहिए। उस महत्व को मिलने के लिए जो उसके अधिकार हैं, वो अधिकार कौन कौन से हैं, उन अधिकारों की प्राप्ति उसे कैसे हो सकती है, और अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अपने अधिकारों के लिए कहाँ पर जाकर आवाज़ उठाए कि उसको उसके अधिकारों की प्राप्ति पूरी तरह से हो सके। लेकिन यह सब तभी संभव है जबकि समाज में पूरी तरह से शिक्षा की जागरूकता आए। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली में इस तरह के बिंदुओं को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक हम पूरी तरह से जागरूकता की बात नहीं कर सकते हैं। और जब हम जागरूक नहीं होंगे, हमारी सोच नहीं बदलेगी, हम संकीर्ण विचारधारा ही रखेंगे, तब तक हम रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते ही रहेंगे। कहीं भी हम रूढ़िवादिता को कम किए बिना लिंगीय भेदभाव को कम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो रूढ़िबद्धता है ये और लिंगीय पहचान, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। रूढ़िवादिता से तात्पर्य हमारे समाज की उन परंपराओं और मान्यताओं से है जो वर्षों से चली आ रही है, जिनके पीछे कोई भी वैज्ञानिक पुट नहीं है, परंतु उनका निर्वहन मात्र इसीलिए किया जाता रहा है कि वे वर्षों से चली आ रही है। इन परंपराओं और मान्यताओं से व्यक्ति विशेष तथा समाज को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है, अपितु यदि इसे नहीं माना जाए तो बालिकाओं को थोड़ा सा सम्मान और स्वतंत्रता अवश्य प्रदान की जा सकती है। कहने का आशय यहाँ ये है कि हमें अपनी संकीर्ण विचारधारा को बदलना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी विचारधारा को परिवर्तित नहीं करेंगे, अपनी मानसिकता को परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक हम पुरानी मान्यताओं और परंपराओं को नहीं छोड़ सकते। यहाँ छोड़ने से तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं, नहीं, हमें अपनी संस्कृति के साथ चलना है। अपनी संस्कृति में जितने भी मूल्यों की बात की गई है, हमें उन मूल्यों को भी निभाना है, हमें अपनी परंपराओं को भी निभाना है, परंतु ऐसी परंपराओं और मान्यताओं को हमें छोड़ देना है जो कि हमारे लिए किसी भी महत्व की नहीं है। और हमें यह पता होना चाहिए कि यदि हम इन परंपराओं को छोड़ देते हैं तो शायद हमारी बालिकाएं जो है वो थोड़े से सम्मान और स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकती हैं। एक जो भय हमारे मन में है कि पुराने समय से चली आ रही परंपराओं को या मान्यताओं को या रीति रिवाजों को छोड़ देने से हमारे कुछ अनिष्ट की आशंका हो जो रहती है हमारे मन में, या हमारे साथ कोई अनिष्ट घटित हो जाएगा, वह ऐसी सोच को हमें बदलना होगा, क्योंकि परंपराएं और मान्यताएं हमारा किसी भी प्रकार से अनिष्ट नहीं कर सकती हैं। इसलिए हमें करना वही होगा जो हमारे लिए वर्तमान समय के लिए उपयुक्त है, लाभदायक है, जो कि हमें नई पीढ़ी के साथ चलने के लिए सक्षम बनाता है। हमें करना वही चाहिए जो कि हमारी बालिकाओं को सम्मान दिलाता है, स्वतंत्रता दिलाता है, हमें वही करना चाहिए। हमें रूढ़िवादिता को छोड़ना होगा, जो पुरानी रूढ़ियाँ चली आ रही है इन्हें हमें छोड़ना होगा, और हमें अपने दिमाग से ये निकालना होगा कि हम इनका निर्वहन क्यों करें जबकि इनसे हमें कोई लाभ ही नहीं है। और हमें दिमाग से यह भी निकालना होगा कि जब इनके नहीं करने से हमें किसी प्रकार के अनिष्ट की संभावना नहीं होगी, हमारे साथ किसी भी प्रकार का अनिष्ट घटित नहीं होगा। हमें अपने ये दिमाग में हमें ये बिठाना होगा कि ये मान्यताएं और परंपराएं हमारे साथ अनिष्ट नहीं होने देंगी। ऐसा हमें आगे तक सोचना होगा, तभी हम थोड़े परिवर्तन ला सकते हैं। लिंगीय रूढ़िबद्धता,
अब देखते हैं लिंगीय रूढ़िबद्धता के कुछ उदाहरण। सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं कि उत्तर भारत में जब हमारे परिवार में पुत्री का जन्म होता है तो हमें किसी प्रकार का उत्साह नहीं होता, किसी प्रकार की खुशी का अनुभव नहीं होता, ना हम किसी को बधाई देते हैं, ना हम मिठाइयाँ बांटते हैं, ना हम उत्सव के आयोजन करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब पुत्र जन्म होता है तो हम बहुत अच्छे से उत्साहित हो जाते हैं, बधाइयाँ भी देते हैं, मिठाइयाँ भी बांटते हैं, उत्सव भी मनाए जाते हैं। तो यह एक प्रकार से लिंगीय भेदभाव का ही उदाहरण है। पुत्र के जन्म पर थालियां बजाई जाती है और कन्या के जन्म पर कोई भी खुशी नहीं मनाई जाती है। जीवित पुत्र का मुख देखने से नरक से मुक्ति तथा पितृ ऋण से छुटकारा पाने की मान्यता हमारे समाज में बनी हुई है। पूर्वजों को पिंडदान इत्यादि प्रदान करने में पुत्र को ही प्रमुखता दी गई है। अंतिम संस्कार इत्यादि का संपादन पुरुष के द्वारा ही होना सही बताया गया है। पूर्वजों को पुत्र ही मुक्ति दिलाते हैं, ऐसी हमारी मान्यता बनी हुई है। मनुस्मृति के अनुसार जिस पिता की पुत्रियां ही हो, पुत्र ना हो, वहाँ विवाह नहीं करना चाहिए। पुत्र ही वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा, ऐसी भी हमारी धारणा है, और अगर केवल पुत्री ही रही तो वंश समाप्त हो जाएगा। कन्या को पराया धन मानना और उसका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न करा देना, बाल विवाह कर देना जिससे बालिकाओं की शिक्षा आदि का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। पर्दा प्रथा का शिकार महिलाओं को ही होना पड़ता है और अब इस विषय में कुछ जागरूकता तो आई है, परंतु अभी भी यह जो प्रथा है पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है। झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में महिलाओं को डायन समझकर डायन बिसाही की रूढ़ी के अंतर्गत अत्यंत शर्मनाक और दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता है। मुस्लिम बालकों का खतना यह सुनने में ही भयावह लगता है, परंतु परंपरा के रूप में शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही प्रकार का मुस्लिम समुदाय इसे ढो रहा है। स्त्री के ऊपर यह दबाव डालना कि वह पुत्र उत्पन्न करें, पुत्री नहीं, इसके पीछे निहित वैज्ञानिक तथ्य को जाने बिना ओझा, तांत्रिक इत्यादि से स्त्रियों का संपर्क कराना और स्त्रियों को शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना प्रदान करना। ये जो कुछ थे ये उदाहरण थे, और इन उदाहरणों के द्वारा यह इंगित किया जा रहा है कि किस प्रकार से लिंगीय रूढ़िबद्धता जो है हमारे समाज में व्याप्त थी, व्याप्त है, और अगर हमारे द्वारा प्रयास नहीं किए गए तो यह व्याप्त ही रहेगी। लेकिन हमें करना ये है कि ये आगे इसी तरह से ना रहे और हम इसके लिए सक्रिय रहकर प्रयास करके लिंगीय रूढ़िबद्धता की समाप्ति करें, तभी हम आगे नए पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। ये जो कुछ उदाहरण थे यह हमारे समाज में व्याप्त लिंगीय रूढ़िबद्धता के हैं। प्रत्येक राज्य तथा क्षेत्र में स्त्रियों के साथ असमानतापूर्ण व्यवहार किया जाता है और हमारी रूढ़ियों के कारण स्त्रियों के प्रति अमानवीय आचरण खुलेआम होता है, जिससे वे शारीरिक प्रताड़ना की शिकार तो होती ही है, साथ ही साथ उनको मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। यदि किसी स्त्री को बच्चा नहीं होता है तो उसे बांझ कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, और यदि यही कमी पुरुष में होती है और उसका संबंधित परिवार जो है उसको इस चीज़ की जानकारी है, तब भी उस परिवार द्वारा, उस समाज द्वारा उस पुरुष की कमी को ढकने का प्रयास किया जाता है और फिर भी प्रताड़ित इसके लिए स्त्री को ही किया जाता है। पुरुष स्त्री को पुत्र उत्पन्न ना करने या वंश वृद्धि में सहायक नहीं होने पर या दहेज नहीं लाने पर छोड़ सकता है, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक महिला को जब ये पता लगा कि उसका पति संतानोत्पत्ति में अक्षम है, तो क्या आपने सुना है कि उस महिला के द्वारा अपने पति को छोड़ दिया गया है, या किसी भी महिला द्वारा पति के द्वारा कोई अमानवीय व्यवहार किया गया उसके साथ, तो क्या आपने सुना है कि महिला के द्वारा अपने पति को छोड़ दिया गया है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्त्री ने भी पुरुष की सत्ता को सहर्ष रूप से स्वीकार कर लिया है। उसने मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से यह मान लिया है, यह स्वीकार कर लिया है कि पुरुष जो है
सर्वोपरि है, पुरुष ही सर्वशक्तिमान है और मेरा कोई अगर अस्तित्व है तो पुरुष के पीछे ही है। पुरुष के पास ही पसंद और नापसंद का अधिकार है, स्त्री के पास किसी भी प्रकार की पसंद नापसंद का अधिकार नहीं है। स्त्री को बस निजी की भांति उसे मानना है और अगर वह उसे मानकर चलती है तो उसको एक आदर्श स्त्री की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है लिंगीय भेदभाव और रूढ़िबद्धता की समाप्ति के उपाय। अभी तक हमने लिंगीय भेदभाव क्या है, किस प्रकार से कहाँ कहाँ बालिकाओं के साथ लिंगीय भेदभाव किया जाता है, वे लिंगीय भेदभाव की शिकार होती हैं, लिंगीय भेदभाव के कारण क्या हैं, कौन कौन से जो उदाहरण हैं वो हमें अपने समाज में लिंगीय भेदभाव के रूप में, रूढ़िवादिता के रूप में देखने को मिलते हैं, ये सब हमने देखा। अब आगे का जो पॉइंट है वह इंडिकेट कर रहा है कि लिंगीय भेदभाव और रूढ़िबद्धता की समाप्ति के लिए कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि इनकी समाप्ति हमारे समाज से हो सके और हम एक नए पथ की ओर अग्रसर हो सकें। सबसे पहला है इसमें शिक्षा का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना, प्रौढ़ शिक्षा तथा बालिका शिक्षा पर विशेष बल देना, शिक्षा प्रणाली के दोषों को दूर कर इसे जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक बनाना, अपव्यय तथा अवरोधन में कमी लाना, पृथक बालिका विद्यालय और इन विद्यालयों की गुणवत्ता पर विशेष बल देना, रूढ़िबद्धता के विरुद्ध जागरूकता फैलाना तथा इस कार्य में प्रौढ़ महिलाओं की सहायता प्राप्त करना, वैज्ञानिकतापूर्ण दृष्टिकोण का विकास करके रूढ़िबद्धता पर लगाम कसना, बालकों तथा बालिकाओं के मध्य भेदभाव मिटाने के लिए उनके कार्य क्षेत्रों का पृथकीकरण न करना, बालिकाओं को अपनी रुचियों के अनुरूप विषय चयन करने तथा कार्य करने की छूट प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा का वातावरण सृजित करना, विद्यालय पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन इस प्रकार कराना कि भेदभाव की भावना ही न पनपने पाए, रूढ़िवादिता के विरुद्ध कानूनी प्रयासों में तीव्रता लाना और जो कानून बने हैं उन्हें त्वरित और सख्ती से पालन कराना, लिंगीय भेदभाव तथा रूढ़िबद्धता की समाप्ति के लिए अच्छे साहित्य का प्रबंधन गांवों में कराना, जनसंचार के अभिकरण द्वारा इसके खिलाफ प्रचार प्रसार करना, लिंगीय भेदभाव तथा रूढ़िवादिता की समाप्ति हेतु शिक्षण संस्थाओं द्वारा सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, समाज को आर्थिक रूप से गतिशील तथा सशक्त बनाकर रूढ़ियों को समाप्त किया जाना चाहिए, औपचारिक तथा अनौपचारिक सभी प्रकार के अभिकरणों से सहायता प्राप्त करके भी हम लिंगीय भेदभाव और रूढ़िबद्धता की समाप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार शिक्षा जो है वो इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। देखिए, जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वह यह नहीं जान पाएगा कि उसके अधिकार क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या है, उसको अपने अधिकारों की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो वह कहाँ जाकर शिकायत करे, अगर उसको अपने अधिकार वापस मिल रहे हैं तो वो किस रूप में मिल रहे हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त करके वह अपनी उन्नति किस प्रकार कर सकता है। इन सबको जानने के लिए, इन सबको समझने के लिए यह महती आवश्यकता है कि व्यक्ति शिक्षित हो, साक्षर हो और अपने आप के प्रति जागरूक हो। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि शिक्षा का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। हम यह संदेश फैलाएं कि शिक्षा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जितनी ज़रूरी शिक्षा एक लड़के के लिए है, एक पुरुष के लिए है, उतनी ही ज़रूरी शिक्षा नारी के लिए भी है, लड़की के लिए भी है। तो सबसे पहले तो हम समाज में यह प्रचार प्रसार करें कि शिक्षा जो है वह सभी के लिए समान रूप से ज़रूरी है। प्रौढ़ शिक्षा और बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। बालिका शिक्षा पर बल देने का कारण यही है कि जो बालिकाओं के साथ लिंगीय भेदभाव की स्थिति बनती है उसको दूर करने के लिए बालिका शिक्षा पर जोर दिया जाए, ताकि बालिकाएं जो है अपने अधिकारों को जान सके, अपने लिए स्वयं खड़ी हो सके, अपने लिए स्वयं जागरूक हो सके।
प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता यहाँ इसलिए है क्योंकि प्रौढ़ जो हैं वही एक महत्वपूर्ण योगदान जो है एक क्षेत्र में कर सकते हैं। जब तक प्रौढ़ व्यक्ति या हमारा जो प्रौढ़ तबका है वह पूरी तरह से शिक्षित नहीं होगा, तब तक हम यह नहीं सोच सकते कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित हो पाएगी, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित जो वर्ग है या प्रौढ़ों से संबंधित जो वर्ग है वही आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दिलाने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिम्मेदार होंगे। शिक्षा प्रणाली के दोषों को दूर कर हमें इसको जीवन उपयोगी बनाना है, इसको व्यावसायिक बनाना है। हमें ये प्रयास करने हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वह कुछ इस प्रकार की हो जो कि व्यावसायिक हो, या यूँ कहें जो कि व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने में काम आए, व्यक्ति के लिए स्वावलंबी बनने में उपयोगी सिद्ध हो, उसके जीवन में उसका उपयोग हो, वह व्यावसायिक रूप में व्यक्ति के काम आ सके ताकि व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन कर सके। अपव्यय तथा अवरोधन में कमी लाना, पृथक बालिका विद्यालय और इन विद्यालयों की गुणवत्ता पर विशेष बल देना। हमारे ये प्रयास होने चाहिए कि पृथक बालिका विद्यालयों की व्यवस्था की जाए, स्थापना की जाए, और केवल सिर्फ बालिका विद्यालय खोलने से ही नहीं, उनकी गुणवत्ता पर भी हमें ध्यान देना चाहिए ताकि अपव्यय और अवरोधन जो एक महती समस्या है, महत्वपूर्ण समस्या जो शिक्षा के क्षेत्र की है, उसको हम कम कर सकें। रूढ़िबद्धता के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का कार्य हमारे द्वारा किया जाए और इस कार्य में प्रौढ़ महिलाओं को भी शामिल किया जाए, क्योंकि जब तक प्रौढ़ महिलाओं की सोच नहीं बदलेंगे तब तक रूढ़िवादिता को समाप्त करना संभव नहीं हो पाएगा। प्रौढ़ महिलाओं की संकीर्ण विचारधारा को बदलकर उनके बीच में रूढ़िबद्धता के विरुद्ध जागरूकता फैलाकर ही हम लिंगीय भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। वैज्ञानिकतापूर्ण दृष्टिकोण का विकास करके, यहाँ वैज्ञानिकतापूर्ण दृष्टिकोण के विकास से तात्पर्य यह नहीं है कि हमें किसी प्रकार की खोज करनी है, किसी प्रकार का आविष्कार करना है, कोई वैज्ञानिक प्रयोग करना है। यहाँ पर वैज्ञानिकतापूर्ण दृष्टिकोण के विकास से तात्पर्य यह है कि हम अपनी सोच को इतनी विकसित करें कि वह कहीं पर भी लड़का लड़की में भेदभाव ना करे, वह यह समझ पाए कि शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है। यदि एक बालक के लिए शिक्षा ज़रूरी है तो एक बालिका के लिए भी शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि जब बालिका ने धरती पर जन्म लिया है तो उसे भी वो सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो कि एक बालक को है, एक लड़के को है। तो हमें अपनी सोच को विकसित करके वैज्ञानिकतापूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना है। अपनी सोच को हमें संकीर्ण सोच से बदलना होगा, हमें अपनी सोच को विस्तृत करना होगा। हमें ये समझना होगा कि शिक्षा जो है वो सबके लिए ज़रूरी है और बालिकाओं के लिए भी शिक्षा मुख्य रूप से ज़रूरी है। भले ही हमें उनको कोई नौकरी नहीं करवानी, कोई व्यवसाय नहीं करवाना, लेकिन बालिका को अपने स्वयं के उत्थान के लिए भी उसका शिक्षित होना ज़रूरी है। अगर बालिका एक गृहिणी की भांति ही रह रही है, या यूँ कहें कि जो प्रौढ़ महिलाएं हैं वो सिर्फ एक गृहिणी मात्र हैं, किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं कर रही है, कोई व्यवसाय नहीं कर रही है, लेकिन एक गृहिणी के लिए भी शिक्षित होना ज़रूरी है। वो इसलिए कि एक शिक्षित स्त्री जो है वो एक कुशल नेतृत्व अपने परिवार को दे सकती है, वह अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती है, अपने परिवार में स्वच्छता का ध्यान रख सकती है, अपने परिवार में यदि परिवार के साथ कोई संकट आता है तो उस संकट की घड़ी में अपने आप का एक सुंदर प्रस्तुतिकरण वह कर सकती है। इसके लिए उसका शिक्षित होना आवश्यक है। बालक तथा बालिकाओं के मध्य भेदभाव मिटाने के लिए उनके कार्य क्षेत्रों का पृथकीकरण न करना, लिंगीय भेदभाव को हम इस वे में भी समाप्त कर सकते हैं कि अगर हम कार्य क्षेत्रों का पृथकीकरण ना करें, हम ये ना कहें कि ये कार्य क्षेत्र सिर्फ बालकों के लिए है या ये कार्य क्षेत्र सिर्फ बालिकाओं के लिए है, तो यहाँ भी हम लिंगीय भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें यह मानकर चलना है कि बालक और बालिकाएं दोनों समान रूप से सक्षम हैं। जो कार्य एक बालक कर सकता है वह कार्य एक बालिका भी कर सकती है। हमारी बालिकाएं किसी से कम नहीं हैं। तो हमें यह मानकर चलना होगा कि दोनों का कार्य क्षेत्र हमें समान रखना है, पृथक पृथक नहीं रखना है।
बालिकाओं को अपनी रुचियों के अनुरूप विषय चयन करने तथा कार्य करने की छूट प्रदान करके भी हम लिंगीय भेदभाव और रूढ़िवादिता की समाप्ति कर सकते हैं। आज तक हमारे समाज में यही मान्यता बनी हुई है कि यदि बालिकाओं को हम शिक्षा दिला रहे हैं तो बालिकाओं की शिक्षा पर हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बालिका जो है वह पराया धन होती है, कन्या पराया धन होती है और वह तो दूसरे घर चली जानी है। तो मैं इसकी शिक्षा पर क्यों ज़्यादा खर्च करूं, हम इसकी शिक्षा पर क्यों ज़्यादा खर्च करें। और जितनी जल्दी हो सके सिर्फ कुछ जो जागरूक परिवार है जो ये मानते हैं कि बालिका को भी शिक्षित होना चाहिए, तो वो उसको या तो माध्यमिक स्तर की या माध्यमिक स्तर से आगे बात करें तो उच्च माध्यमिक स्तर और ज़्यादा से ज़्यादा स्नातक स्तर तक की शिक्षा दिलाकर अपना कर्तव्य पूर्ण हुआ समझ लेते हैं और उनको आगे की शिक्षा के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किए जाते। स्नातक स्तर की शिक्षा में भी उनके साथ भेदभाव ये किया जाता है कि उनको उनकी रुचि के अनुसार विषय चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती। उन्हें यह छूट नहीं दी जाती है कि उनकी जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट उनको चयन करने के लिए छूट दी जाए। उन्हें बाध्य किया जाता है, अगर एक बालिका साइंस पढ़ना चाहती है तो उसे बाध्य किया जाता है कि हम आपको प्रैक्टिकल करने के लिए या साइंस से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट वर्क होगा वो करने के लिए बाहर नहीं जाने देंगे, आपको घर में रह के ही पढ़ाई करनी है, तो आपको तो सिर्फ कला विषय ही लेना होगा। इस तरह से उनको बाध्य किया जाता है और उस समय बालिका को अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को दबाकर सहमति प्रदान करनी होती है कि कम से कम मैं स्नातक स्तर तक पढ़ तो जाऊँगी, यह सोचकर वह अपनी मौन सहमति दे देती है विषय चयन के लिए। तो अगर हम बालिकाओं को अपनी रुचियों के अनुरूप विषय चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करें, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनको आगे बढ़ने के लिए जो भी कार्य वह करना चाहती है वो छूट प्रदान करें, तो शायद हम लिंगीय भेदभाव को किसी स्तर तक समाप्त कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा का वातावरण सृजित करना, यहाँ सामाजिक सुरक्षा से आशय क्या है आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। नित्य नई खबरें आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, नित्य नई खबरें आप टीवी पर सुनते हैं। जो अमानवीय व्यवहार महिलाओं के साथ घर से बाहर निकलते ही किया जाता है, यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य उस अमानवीय व्यवहार के प्रति ही है कि ऐसा अमानवीय व्यवहार जो है वह महिलाओं के साथ ना किया जाए। इसके लिए उनको सामाजिक रूप से सुरक्षा दी जाए, ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें कि स्त्रियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, वह अपनी बालिकाओं के लिए और स्वयं के लिए किसी भी प्रकार से चिंतित ना हो कि हम असुरक्षित हैं। ऐसा वातावरण हमें सृजित करना चाहिए। विद्यालय पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के समय भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम इसमें किसी तरह का यह आइडेंटिफिकेशन ना करें कि ये पाठ्य सहगामी क्रिया या ये कार्यक्रम सिर्फ बालकों के लिए है और ये कार्यक्रम सिर्फ बालिकाओं के लिए है। हमें बालक और बालिकाओं दोनों को प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों में समान अवसर देना चाहिए और विषय चयन में भी समान अवसर हमें देना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें रूढ़िवादिता के विरुद्ध कानूनी प्रयासों में तीव्रता लाना। रूढ़िवादिता के विरुद्ध कई प्रकार के कानूनी प्रयास जो हैं, कई प्रकार के कानून बने हुए हैं, लेकिन उन कानूनों की सफलता तभी है जबकि हम उन कानूनों को अप्लाई करने में, उनका पालन करने में अपने आप में पूरी तरह से सकारात्मक सहयोग दें। जब तक हमारी तरफ से सकारात्मक सहयोग नहीं होगा, उन कानूनों की सफलता जो है वो निश्चित नहीं हो पाएगी। तो कानूनों को सही तरह से लागू करने के लिए आवश्यक है कि पहले तो हमें इनकी जानकारी हो, दूसरा जानकारी होने के साथ ही साथ हम इन कानूनी प्रयासों को एक नया आयाम दे सकें। हम जो सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास हैं उनको हम सफल बना सकें। यह तभी संभव है जबकि हम इनके लिए सही प्रकार से सकारात्मक दिशा में कार्य करें। लिंग भाव तथा रूढ़िबद्धता की समाप्ति के लिए हमें साथ ही साथ अपने गाँवों में अच्छे साहित्य का प्रबंधन लाइब्रेरीज़ में करना चाहिए। ऐसे साहित्य का प्रबंधन हमें गाँवों में करना चाहिए जिसके द्वारा लिंगीय भेदभाव की समाप्ति के लिए जागरूकता हम फैला सकें, क्योंकि जो भी ऐसा वर्ग है जो कि रिटायर्ड वर्ग समझ लीजिए आप, या ऐसा वर्ग समझ लीजिए जो कि जिनके पास
अतिरिक्त समय है, अवकाश का समय है, और वे अपने अवकाश के समय का सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर उनको कोई साहित्य पढ़ने को मिल जाए जिसको कि वे अवकाश के समय में पढ़ सकें, तो उनके अवकाश के समय का सदुपयोग हुआ, साथ ही साथ लिंगीय भेदभाव के प्रति, रूढ़िवादिता के प्रति उनमें जागरूकता भी उत्पन्न होगी। जनसंचार के अभिकरण द्वारा इसके खिलाफ प्रचार प्रसार होना चाहिए। जनसंचार के जितने भी अभिकरण हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, इन सभी के द्वारा रूढ़िवादिता के खिलाफ, लिंगीय भेदभाव के खिलाफ समय समय पर प्रचार प्रसार होता रहना चाहिए। लिंगीय भेदभाव तथा रूढ़िवादिता की समाप्ति हेतु शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी कि जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनका यह प्रयास रहना चाहिए कि वो भी लिंगीय भेदभाव और रूढ़िवादिता की समाप्ति हेतु अपना योगदान दे सके, उसके प्रयासों हेतु अपना योगदान दे सके कि वो कुछ इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करे जो कि सामुदायिक सेवा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात रैली निकालना, नुक्कड़ नाटक का आयोजन करना, विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन करना, पोस्टर बनाकर रैली निकालना। इस तरह से जो सामुदायिक सेवा के कार्यक्रम हैं जिनके द्वारा समाज में जनसंचार किया जा सकता है, तो शिक्षण संस्थाओं को चाहिए कि वे समय समय पर रैलियों का, नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करते रहें। कुछ इस प्रकार की वाद विवाद का आयोजन करें या कुछ इस प्रकार की परिचर्चाओं का आयोजन करें जो कि लिंगीय भेदभाव और रूढ़िबद्धता की समाप्ति से संबंधित प्रकरणों पर आधारित हो और जिनके द्वारा समाज में जागरूकता हम फैला सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन शिक्षण संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। समाज को आर्थिक रूप से गतिशील बनाकर और सशक्त बनाकर रूढ़ियों को समाप्त किया जाना चाहिए, अर्थात जितनी भी पुरानी परंपराएं चली आ रही है उन परंपराओं को समाप्त करके ही हम अपने समाज को सशक्त बना सकते हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक सभी प्रकार के अभिकरणों से सहायता प्राप्त करके भी हम लिंगीय भेदभाव और रूढ़िबद्धता की समाप्ति के लिए उपाय हम कर सकते हैं। तो आज के इस प्रकरण में हमने ये देखा कि किस प्रकार से लिंगीय भेदभाव जो है हमारे समाज में व्याप्त है, इसके कारण क्या है, इससे संबंधित उदाहरण कौन कौन से हैं और इनकी समाप्ति के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। लिंगीय भेदभाव और इन भेदभावों को बढ़ाने वाली रूढ़ियाँ हमारी संस्कृति, विचार तथा सामाजिक परंपरा में इस प्रकार से आत्मसात हो गई हैं जिसे ना मानने पर हमें सामाजिक बहिष्कार और दैवीय प्रकोप अथवा किसी भी प्रकार के बड़े अनिष्ट की आशंका या भय सताने लगता है। परंतु कब तक हम इसी सोच के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी इस दानव को हस्तांतरित करते रहेंगे, कब तक यह दानव हमारे ऊपर हावी होता रहेगा, क्योंकि यह समस्या सुरक्षा राक्षसी के मुख की भांति विकराल रूप धारण कर चुकी है। मनुष्य प्राकृतिक असंतुलन के कारण जल तथा वायु के लिए तो तरस ही रहा है, परंतु यदि लिंगीय भेदभाव की स्थिति यही रही और लिंगीय असंतुलन की यही गति रही तो पुरुष तो होंगे परंतु कोई भी स्त्री नहीं होगी, और स्त्री नहीं होगी तो स्वतः ही सामाजिक अव्यवस्था का अंत और सृष्टि के समापन का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। मनुष्य सभी प्राणियों से इसीलिए अलग और सभ्य व श्रेष्ठ माना जाता रहा है कि वह बुद्धि संपन्न है, विवेक संपन्न है, जिससे उसे करणीय तथा अकरणीय का बोध होता है, जिससे उसे यह पता चलता है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। जब वह उचित अनुचित में अंतर कर सकता है, करणीय अकरणीय में अंतर कर सकता है, इसीलिए उसे बुद्धि संपन्न और श्रेष्ठ माना गया है। अतः जितने भी प्रबुद्ध मनुष्य हैं, जितने भी हमारे समाज के प्रबुद्ध विचारक हैं, उनको लिंगीय भेदभावों और उनमें वृद्धि करने में उत्तरदायी रूढ़िबद्धता को समझकर उसकी रोकथाम मात्र ही नहीं अपितु उसकी समाप्ति के उपाय करने चाहिए। उनके ये प्रयास होने चाहिए कि हम लिंगीय भेदभाव को सिर्फ रोकें ही नहीं, हम उसको जड़ मूल से समाप्त कर दें, कहीं हमारे विचारों में लिंगीय भेदभाव की स्थिति ना रहे। कहने को यह कहा जा सकता है कि जो प्राचीन समय में लिंगीय भेदभाव था
या जो पहले लिंगीय भेदभाव हमें देखने को मिलता था उसमें बहुत हद तक कमी आई है। काफ़ी हद तक हमारे विचार जो हैं वो विस्तृत क्षेत्र की ओर अग्रसर होने लगे हैं। संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर हम कहीं बात करने लगे हैं, परंतु अभी भी हम यह नहीं कह सकते कि हमने पूरी तरह से लिंगीय भेदभाव को त्याग दिया है, हमने पूरी तरह से रूढ़िवादिता को त्याग दिया है। नहीं, आज भी हमारी विचारधारा जो है पूरी तरह से विस्तृत नहीं हो पाई है। हमारी विचारधारा अभी भी कहीं ना कहीं संकीर्णता की ओर चली जाती है और इसी कारण हमारे दिमाग में लिंगीय भेदभाव भी मौजूद दिखाई देता है और रूढ़िवादिता भी हमें मौजूद दिखाई देती है। तो जो भी हमारे प्रबुद्ध विचारक हैं उनको कुछ इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि वे लिंगीय भेदभाव और रूढ़िवादिता की सिर्फ रोकथाम ही ना करें, अपितु इसकी समाप्ति के उपाय भी करें, न कि भस्मासुर की भांति झूठे अहंकार में अपने ही अस्तित्व को लील लेने की मूर्खता हमें करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसे प्रयास करें कि इन दोनों की हम समाप्ति कर सकें। हम यह लिंगीय भेदभाव और रूढ़िवादिता जो है हमारे समाज से पूरी तरह से समाप्त करके एक नए भारत का निर्माण करें, एक नए देश का निर्माण करें, उन्नति की ओर हम अग्रसर हों और हमारी बालिकाएं कंधे से कंधा मिलाकर अपना परचम फहरा सकें और यह बता सकें कि जितने पुरुष श्रेष्ठ हैं उतनी ही बालिकाएं भी श्रेष्ठ हैं, नारियां भी श्रेष्ठ हैं, कहीं भी नारी कमतर नहीं है। थैंक्स, धन्यवाद। विश्वविद्यालय के संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए www.eadhyapak.com पर निरंतर जुड़े रहें और अपना फीडबैक भेजना ना भूलें। थैंक्स।